Buying our own house is the best investment of our life. I guess we all have heard this statement multiple times, either from our own parents, grandparents, relatives, कॉम्प्लेक्स में जो अंकल्स रहते हैं उनसे, या कोई ना कोई से तो हम लोग सबने ये चीज़ को बार बार सुना है. बट इज इट एक्चुअली द ट्रुथ? इज होम एक्चुअली एन एसेट और इज इट अ लाइबिलिटी? I don't know. We don't know. That's why we are here together to break this myth. That's why we have all come together to burst the bubble and let's bring to the forefront whether home is actually an asset or a liability. It is a very, very controversial topic. And the main reason behind the controversy is the conflict between our emotions and financial logic. हम लोग का इमोशंस कुछ बोलता है एंड फाइनेंस का जो लॉजिक है, जो रैशनैलिटी है, वो कुछ और बोलता है. दैट इज वाई द कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस. एंड बिफोर वी बिगिन, द मेन थिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड इज एसेट वो चीज़ है. व्हाट इज एन एसेट? एसेट इज एक्चुअली समथिंग which will put back money into our pocket from where we can expect money to flow in, and liability is something which will cause us to cause money outflow, monetary outflow. Liability के चलते we'll have to pay, and asset is something which will put money back into our pockets. With that, having the definition of asset and liability very, very clear, let's begin whether it is an asset or a liability. इसके बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, बट इफ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इफ आई टॉक अबाउट बैलेंस शीट अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव में अगर बात करूँ कि यहाँ पे मैं एसेट्स का बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लाइबिलिटीज़ का बात कर रहा हूँ, तो जो मैं घर लूँगा तो ऑब्वियसली दैट विल कम अंडर एसेट, होम, हाउस प्रॉपर्टी, और इसका जो भी मार्केट वैल्यू है वो यहाँ पे अंडर एसेट डेफिनेटली आएगा. But if I especially talk from the Indian society background, majority of Indians take home loans to buy a house, to buy their own self-occupied house. So, in liability, when we buy a house, under liability we'll have to show home loan. तो अगेन एक एसिड भी क्रिएट हो रहा है और एक लाइबिलिटी भी. तो अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से भी देयर इज नो क्लियर कट आंसर कि मैं सिर्फ होम को एज एन एसिड कंसिडर करूं कि जो इसके चलते लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है उसको भी कंसिडर करूं. This was the accounting POV. Now, if I talk about the cash flow perspective, my friends, cash flow perspective. अगर मैं घर लोन पे खरीद रहा हूं, if I'm buying a house after taking a home loan, then the biggest outflow, cash outflow which I have to face is none other than EMI. This is the biggest outflow, but this is not the only outflow. If I buy my own house, then there are multiple outflows which I can't even define. Like if I specify a few things, EMI तो हो गया, then इंटीरियर का खर्चा, डेकोरेशन का खर्चा, रिपेयर का खर्चा, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी, what not. And all these expenses are recurring, my friends. Like they won't stop, they keep on going. Once you start incurring them, there is no way back. You have to like incur them each and every month. हाँ, कितना अमाउंट होता है वो डिफर कर सकता है, जैसे मेंटेनेंस, रिपेयर्स, डेकोरेशन, ये सब का, बट यू हैव टू इंकर देम एट सम पॉइंट और द अदर, बिकॉज वंस यू अपग्रेड योर लाइफ स्टाइल इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट और नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू ब्रिंग इट बैक. देर इज ओनली एन अपवर्ड ट्रेंड. तो ये सारे एक्सपेंसेस होते रहते हैं, रेकरिंग एक्सपेंसेस, यू कैनॉट स्टॉप देम. मल्टीपल एक्सपेंसेस. सो फ्रॉम अ कैश फ्लो पर्सपेक्टिव वी कैन सी दैट अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो मैं खुद के रहने के लिए ले रहा हूँ, इससे सिर्फ मेरा आउटफ्लो बढ़ते जा रहा है, कुछ इनफ्लो नहीं आ रहा, सिर्फ आउटफ्लो हो रहा है. तो कैश फ्लो पर्सपेक्टिव से वी कैन से कि होम इज अ लाइबिलिटी, क्योंकि मैं जैसे यहाँ पे क्लियर है कि एक आउटफ्लो पे आउटफ्लो बढ़ते जा रहा है. एंड अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से वी कैन से कि होम इज एन एसेट इफ वी इग्नोर द होम लोन. बट स्टिल इट्स नॉट क्लियर. फॉर दैट लेट्स टेक अ सिंपल एग्जाम्पल कि समझो मिस्टर एक्स ने 1 CR का होम खरीदा. प्रॉपर्टी वैल्यू क्या है 1 CR. उसमें से उन्होंने 20 lakhs का डाउन पेमेंट कर दिया एंड 80 lakhs का लोन लिया, होम लोन लिया, समझो एट द रेट 9% पर एनम, और लोन टेन्योर है फॉर 20 years. ओके,
तो उसने कितना लिया, 80 lakhs का लोन लिया 9% पर एनम करके 20 ईयर्स के लिए. ऑलराइट, तो ईच मंथ मुझे कितना पे करना पड़ रहा है टू द बैंक. EMI इसका इट विल कम टू अराउंड ₹72,000. तो मुझे बैंक को कितना पे करना पड़ रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स. ओवर 20 ईयर अमाउंट पेड ऑन होम लोन क्या होगा, ये 72,000 इंटू 240 मंथ्स, ये प्लस जो मैंने इनिशियली लोन कर लिया, जो लोन नहीं, जो इनिशियली मैंने डाउन पेमेंट किया था, इमीडिएटली मैंने 20 लाख पे किया था अपने पॉकेट से, प्लस 20 लाख. तो दिस विल कम अप टू 72,000 इंटू 240 प्लस 20 lakhs. It is coming to 1.93 crores. That is 1 crore 93 lakhs approximate. तो आई होप आप लोग ये कंपेयर कर पा रहे हो कि जो घर इनिशियली वॉज फॉर 1 CR टू बाय द सेम हाउस प्रॉपर्टी, लाइक नॉट टू बाय बट ओवर अ पीरियड ऑफ 20 years फॉर द सेम हाउस प्रॉपर्टी, आई हैव पेड नियरली अबाउट 2 crores if I have taken a loan of 80 lakhs at the rate 9% per annum for 20 years. Though definitely over a period of 20 years ये जो हाउस प्रॉपर्टी मैंने इनिशियली बाई किया है होम लोन लेके, उसका भी प्रॉपर्टी वैल्यू अप्रिशिएट होगा, डेफिनेटली वो अप्रिशिएट होगा. बट स्टिल इफ आई मेक अ सिंपल कंपैरिजन कि जो 20 साल पहले 20 साल पहले 1 करोड़ का था, मुझे ओवर अ पीरियड ऑफ 20 years वही घर के लिए मैंने अराउंड लगभग 2 crores पे किया. नाउ व्हाट इफ, लेट्स कंसिडर व्हाट इफ आई डोंट बाय द हाउस, आई वांट टू टेक द हाउस ऑन रेंट. आई डोंट वांट टू टेक लो होम लोन एंड ऑल, मुझे चूज करना है टू गो विद द रेंट ऑप्शन. आई वांट टू टेक द हाउस ऑन रेंट. ऑलराइट, सो लेट्स अज्यूम कि 1 करोड़ का प्रॉपर्टी है और हाउस प्रॉपर्टी का इनिशियल वैल्यू वाज 1 crore. सो मंथली रेंट अराउंड, लेट्स कंसिडर ₹30,000. तो मेरा ईयरली रेंट कितना हो जाएगा, yearly rent will be 30,000 into 12, which will be around rupees 3,60,000, 3.60 lakh. तो आई गेस ये हम लोग का नंबर भी बहुत सही बैठ रहा है. इंडिया में लाइक एवरेज पे रेंटल यील्ड इज अराउंड 3.5% डिपेंडिंग ऑन द सिटी डेफिनेटली, बट एवरेज ऐसे 3.5% चलता है. तो हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग का ईयरली 3.6 लाख के आसपास आ रहा है. 3.6% हम लोग का रेंटल यील्ड हो रहा है, which is absolutely matching जो current estimates है of the rental yield. Also, we should consider कि हम लोग का जो रेंट है which we have to pay, obviously जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ते रहेगा वैसे वैसे जो हाउस ओनर है वो भी रेंट भराएगा. So this is not fixed. Yearly rent won't be fixed. Yearly rent will definitely increase, right, because of inflation. So average yearly rent we can consider around rupees 6 lakh. How did we come to this number? आप सपोज करो कि अगर एवरेज पे इन्फ्लेशन 5% पर एनम है, तो आप खुद एक्सेल पे कैलकुलेट करके देख सकते हो कि 3.6 lakhs का अगर मेरा ईयरली रेंट है और मैं ओवर अ 20 year पीरियड कर रहा हूँ, एवरेज ईयरली रेंट ओवर 20 years, इट इज अराउंड 6 lakhs. 5% इन्फ्लेशन पर एनम करके मैंने ये नंबर कैलकुलेट किया है. सो नाउ इफ वी कंपेयर कि तो उसने 20 years में टोटल रेंट कितना पे किया. इफ आई डिड नॉट बाय द हाउस, इफ आई टुक इट ऑन रेंट, 20 years टोटल रेंट पेड, इट विल बी 6 lakh into 20 years, which will be rupees 1.20 crore, and this is way below 1.93 crore which I would have had to paid to clear my EMI if I had bought the house property myself. Plus every month EMI का मेरा 72,000 जाता. अब मेरा मंथली रेंट इनिशियली 30,000 है जो धीरे धीरे भरेगा, बट जो 72,000 जाता अब उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप समझ रहे हो कि अगर मैं घर खुद से खरीदता तो 20 years में मेरे को पे करना होता 1.93 crores और अराउंड 2 crores,
बट यही अगर मैं घर रेंट पे ले रहा हूँ, इवन आफ्टर कंसिडरिंग इन्फ्लेशन, आई एम पेइंग 1.2 crores over a period of 20 years. So can you understand the math? Can you understand the logic behind it? कि ये लॉजिक के हिसाब से व्हाट शुड आई डू? ये लॉजिक के हिसाब से डेफिनेटली आई वुड गो फॉर renting the house property. But here lies the trick. Here lies the main consideration. Do I buy a house only from the perspective that I want to live in it? Or do I attach emotional value to it? Do I attach emotional stability, my security, my safety? Depends on my own house. In India, we do not consider house to just be a tangible asset which we can touch, feel. In India, house is considered as a status symbol. In India, having our own house is considered to be emotionally, mentally stable. In India, घर है अपना, मतलब क्या? मतलब स्टेबिलिटी है. अपना खुद का घर है तो मतलब मेंटल पीस है. हम लोग सिर्फ घर को एज एन एसेट या एज 4 वॉल्स नहीं देखते. हम लोग घर को सोशल सिक्योरिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी एंड मेंटल पीस का इंस्ट्रूमेंट देखते हैं. सो जस्ट वर्किंग आउट द मैथ will not help us decide कि घर is an asset or a liability. I personally align with the liability perspective because of many reasons. Asset आपका मनी इनफ्लो करता है, लेकिन जैसा वी सॉ द कैश फ्लो पर्सपेक्टिव, घर से सिर्फ कैश आउटफ्लो होते जाता है. एंड इट इज़ नॉट ऑलवेज अ गुड डिसीजन टू buy our own house, as we have already seen that in some cases renting a house property may be even better than buying our own self-occupied house. I personally align with the liability perspective, but that does not mean that I'm against buying my own house. If you have the means that you'll be able to meet the same lifestyle, you'll be able to continue with the same lifestyle, meet all your day-to-day expenses even after buying your own luxurious self-occupied house, then go for it. That will make house, that will give you an asset approach towards house. Only if you are able to buy the house after taking a very small amount on loan and meet the day-to-day expenses with the same ease, that then in that case you can consider home to be an asset. But if you have to withdraw all your savings, if you have to withdraw all your emergency funds, if you have to invest all your savings to buy one house property, then do you think it's an asset? Too much of a concentration risk by putting all the eggs into one single basket. आप अपना पूरा लाइफ का कमाई, पूरा लाइफ का सेविंग्स को आप इन्वेस्ट कर दे रहे हो एक घर खरीदने के लिए. तब डू यू थिंक इट्स एन एसेट? नो, दैट गिव्स होम अ लाइबिलिटी पर्सपेक्टिव. दैट मेक्स होम more of a liability than an asset. And I personally align with the liability point of view. That does not mean I'm against buying home. Buy the home, go for it 100%. If you are financially stable enough, if your financial stability allows you to do that, go for it. Make it an asset for yourself. Make it an asset for yourself. It depends on how you finance the home. It depends on how you arrange the funds to buy the home. That is the main criteria which will help you to determine कि asset है या liability है. But मैं liability के साथ align करता हूँ. जो एक house property है, it is more of a lifestyle investment, not a financial decision. अगर lifestyle improve हो रहा है, society में अपना status बना के रखना है, then many Indians buy homes. Buying a house property will give you comfort. It will not give you cash flow. And comfort is a lifestyle investment, my friends. Comfort is a lifestyle investment. And on the other hand, cash flow gives wealth. Cash flow results in wealth, not comfort. Right? So with that, I would like to conclude that according to me, in my opinion, a house property is a liability. I am more than eager to hear your take on it, to know what do you think about it. If you have contradicting views, if you consider it to be an asset, even after hearing what I had to say, please feel free to drop that in the comment section. If you think this video added any value to you, to your knowledge,
then please like, share, subscribe, and comment, and let me know what are the other myths which you would want me to break. Thank you so much for joining in. I am Raghav Jhunjhunwala, and I'll see you again in my next video, bursting another bubble related to finance. Thank you so much.